याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए, जबकि दूसरी जानिब आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक हम आहंगी पैदा हो चुकी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। क्या एससीओ कॉन्फ्रेंस से आलमी तनाज़ात में ताउन का नया रास्ता खुल सकता है? देखते हैं जी। आज तो सबसे पहले तो जो मेहमान हैं उनको खुशामदीद, जो यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान। चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ जाए, उनसे अलग एक पाकिस्तान की मुलाकात हुई है और उसके बाद फिर कल जो है वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाकी अरकान भी आ जाएंगे। फिर देखना इसमें यह है कि अलामिया जो जारी होता है पिछले साल 2 साल से तकरीबन या 3 साल से जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं बड़ी, चाहे वो G20 समिट हो, जो G7 हो, तो मुश्तरका अलामिया जो है वो एक बड़ा इशू रहा है तमाम समिट्स में। ख़ास तौर पे जब मुख्तलिफ फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हों मुल्कों की और वहाँ पर वो किसी भी फोरम पे इकट्ठे हों, चाहे G20 पे हों, चाहे वो देखना ही है कि एससीओ के फोरम से जो इस वक्त ज़ाहिर है कि जो स्ट्रेटेजिक मामला हैं, पूरी दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है इस वक्त, तो उस पर जो है वो एक मुश्तरका अलामिया आता है। या ये है कि अच्छा मुश्तरका तो उस सूरत में होगा अलामिया, ज़ाहिर है कि फिर उसमें कोई ऐसा इशू नहीं डिस्कस हो जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल हो किसी के लिए भी, यानी कोई भी बात करना चाहे। मिसाल के तौर पे यूक्रेन पे रशिया है लेकिन शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, या ये कि मिडिल ईस्ट का उसमें ज़िक्र ना हो, तो फिर एक इशू उठेगा और ख़ास तौर पे गज़ा या फ़लस्तीन या 2 रियासती हल या वहाँ पे और तो वहाँ पर ये इशू उठेगा कि जी इतना बड़ा फोरम है तो यहाँ ये जो अहम तरीन दुनिया में इस वक्त जंगें हैं या जो भी आप नाम दें जो फैल रही हैं, बहुत फैल गई हैं पिछले 2, 4, 5 दिनों में, तो उनका किसी न किसी अंदाज में ज़िक्र होना ज़रूरी है। तो वो क्या तमाम मुल्क उस पर तैयार होंगे? ये एक बड़ा जो है वो मेरे ख्याल से वो देखते हैं कि अलामिया क्या आता है, मुश्तरका अलामिया। और ये है कि बायलैटरल मुलाकातें कौन सी आपस में होती हैं, यानी ज़ाहिर है कि एक तो कॉन्फ्रेंस है, उससे हट के कोई बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं जैसे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, इस तरह क्या दूसरे मुल्कों की भी कोई बायलैटरल समिट्स होती हैं। तो बहरहाल ये है कि ये बड़े एक बहुत तारीख़ी लम्हात पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, तारीख़ी और इंतहाई हसास लम्हात पे। ये आप समझें कि एक जब यानी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस मैंने कहा ना पिछले दिनों में हुई हैं, पिछले सालों में हुई हैं, और वो किसी भी तनाज़े का हल नहीं बन सकी। तो तनाज़ात जो है ना वो ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ में देखना है कि ये क्या कोई ये जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं रीजन के उस पर ये फोरम कोई बात करता है या सिर्फ ये कि इकॉनमी और भाईचारा और अच्छी बात करके वो हट जाता है। इसके अलामिये पे हम फिर बात करेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज से ठीक 19 दिन के बाद अमेरिकन इलेक्शन है और ये तय होगा कि कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, और वहाँ पर इस वक्त यानी जाहिर है कि बिल्कुल एक फटा पड़ा हुआ है, नेक टू नेक है दोनों, और ट्रंप आगे नज़र आते हैं, कभी कैमला हैरिस आगे नज़र आती हैं, और इन लम्हात में जबकि सिर्फ 19 दिन रह गए तो प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने वो जो 7 अक्टूबर से या उससे पहले से 2023 से एक मामलात उनके नेतन्याहू से थे कि जी इसराइल के साथ जो है वो कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, कितनी बात सुननी है, बॉस जो है वो नेतन्याहू है या बाइडेन है, कौन फैसला कर रहा है, क्या वो चल रहा था पूरा। अब इसमें डेमोक्रेट्स के अंदर एक डिवीज़न आ गई, यानी खुद जो प्रेसिडेंट बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स, उनके अंदर एक डिवीज़न आ गई और कैमला हैरिस जो है वो तनकीद का निशाना बनने लगी। ज़ाहिर है कि उनके अंदर डिवीज़न इसलिए कि एक तो यंग वोटर्स और फिर दूसरी बात ये कि जो अरब जो अमेरिकन वोटर्स हैं और जो मुस्लिम अमेरिकन वोटर, तो एक वहाँ पे, और ज़ाहिर है कि वो कैंपसेस में जो कुछ हुआ है पिछले
7 अक्टूबर के बाद से रिज़ाइन कर गए, बड़े डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई, तो वहाँ पर अब वो कैमला हैरिस जो हैं वो, और ट्रंप ने उन पर खुल के अटैक किया, रिपब्लिकन्स ने, तो वो कहीं दरमियान में प्रेसिडेंट बाइडन ने 19 दिन पहले अपनी, या 20 दिन अगर कल का फैसला हम कहें, तो उन्होंने 20 दिन पहले अपने सदारती ओहदा ख़त्म होने से उन्होंने इसराइल में कहा है कि हम जो है वो ये टर्मिनल हाई एटीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसको थर्ड डिफेंस सिस्टम जो है वो वहाँ पे हम भेज रहे हैं, और उसके साथ जो है वो वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स भी होंगे, और 100 ट्रूप्स होंगे जो कि वहाँ पे उसको ऑपरेट करेंगे और वहाँ पर उसको देखेंगे कि वो सही तरह से, मतलब उसको, यानी इसराइल की जो मिलिट्री बेसिस हैं उन पे ही अमेरिकन ट्रूप्स होंगे। और ये अमेरिका ने इसलिए भेजने का फ़ैसला किया है कि वहाँ पर जो अटैक्स हुए हैं, वो अटैक्स जो हैं वो ईरान की तरफ से जो 200 मिज़ाइल्स फायर हुए, तो उसमें से बहुत से मिज़ाइल जो हैं वो वहाँ पे उसको एरो और डेविड स्लिंग और आयरन डोम, ये सारे जो हैं ये रोकने में नाकाम हो गए। ये इन्होंने, अच्छा एरो भी नाकाम हो गया, क्योंकि एरो जो है वैसे तो, आयरन डोम तो इन्होंने बनाया था ना कि ये शॉर्ट रेंज जी, तो लेकिन एरो तो बहुत बड़ा एक सिस्टम था और उसको यही था कि दूर से अगर कोई आए, लॉन्ग रेंज, लेकिन ये है कि वो भी फेल हुआ। तो अब थर्ड मिसाइल जो है, थर्ड डिफेंस सिस्टम वहाँ पे उन्होंने भेजा है। थर्ड सिस्टम जो है वो साउथ कोरिया के पास है, सऊदी अरेबिया के पास है और यूएई के पास है, और अब उन्होंने इसराइल के पास दिया है। क्या परमानेंटली दे दिए या कुछ अरसे रहेगा, ये अभी देखना है। और इसको अगर हम किसी तरह से अच्छा ये जो है ये यानी एक तो लॉन्ग रेंज, मीडियम लॉन्ग, ठीक है ना, और ये मतलब बड़ा बड़ा यानी आप समझें कि ये बड़ा ज़बरदस्त उनका सिस्टम है। और ये जो है ये एंडो स्पेस में अगर देखेंगे, जो स्पेस के अंदर यानी जो विद इन जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो स्पेस है, एंडो स्पेस, उसमें भी, और फिर एक्सो स्पेस उसमें भी, और जो है ये अपर टीयर जो है एक्सो स्पेस का, उसमें भी ये ऑपरेट कर रहा होता है। तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए ये बेहतरीन सिस्टम है। इसको किसी तरह से कंपेयर कर सकते हैं आप S-400 से, जो कि रशिया बनाता है, और वो जो रशियन सिस्टम है उसके साथ मतलब है कि कंपेयर इसको किया जा सकता है। अब ये वहाँ पे इसलिए पहुँचा इसराइल में ये पूरा सिस्टम कि इसराइल, अच्छा, और इसराइल की जो बेसिस हैं वहीं पर ये सिस्टम होगा, और वहीं पे उनके जो ट्रूप्स हैं, अमेरिकन ट्रूप्स, जो कि इससे पहले जब वहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन पियर बन रहा था, तो प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था, वो जो साइप्रस से जो आ रहा था इमदादी सामान, तो उस वक्त प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा था कि नहीं, जो फ़ौज है वो बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होगी, वो गज़ा में नहीं उतरेगी, बल्कि बाहर ही रहेगी। और सबको याद होगा कि उस वक्त ये था कि वो अमेरिकन ट्रूप्स दूर रहेंगे, और वहाँ से फिर जो इमदादी जो यूनाइटेड नेशंस के बाकी लोग हैं सामान लेके जाएंगे वापस। वो फिर हवा वगैरह मौसम टूट गया, पता नहीं क्या बना, लेकिन उन्होंने कहा था कि बूट्स ऑन ग्राउंड में यहाँ पे इस रीजन में हमने, तो बूट्स ऑन ग्राउंड है। ना सिर्फ ये कि बूट्स ऑन ग्राउंड है, बल्कि वो उन बेसिस पे हैं जिन बेसिस पे इस ईरान के मिसाइल्स गिरे थे। अच्छा, अब ये इसकी वजह क्या है? ये वजह इसकी ये है कि उन्होंने सिस्टम इसलिए दिया है कि अमेरिकन्स का ये कहना है कि इसराइल जो है वो ईरान पे अटैक करने जा रहा है, और ईरान पे जो अटैक होगा इसराइल का, वो जो है वो होगा जो कि अभी तक तो कोई बात जो कही गई तो उस पर तो सब फिर गए उस बात से। अब ये है कि उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पे नहीं होगा और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होगा, और उससे हट के कहीं पर भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये कि अब यहाँ पे नहीं होगा तो जहाँ पर होगा, तो उसके जवाब में अमेरिका को और इसराइल को इस बात का यकीन है कि फिर ईरान एक भरपूर हमला जवाबी करेगा। अच्छा, अब जो ईरान जवाबी हमला करेगा तो उससे बचने के लिए सिस्टम वहाँ पर आया है। तो असल में इसराइल हमला करने जा रहा है,
यानी इसराइल ईरान पे हमला करने जा रहा है, और अमेरिकन असेसमेंट ये है कि जवाब में फिर जो ईरान अटैक करेगा तो उस अटैक से इसराइल को बचाने के लिए ये सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, यानी ऊपर ही जो है ये हिट एंड किल, जैसा होता है कि बस वो एक्सप्लोजिव इसमें है नहीं, मतलब वॉरहेड्स लगते नहीं हैं, तो ऊपर ही ये ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोड हो गया, ऊपर ही इधर से मिसाइल आ रहा है, इधर से वो लॉन्चर से ऊपर गया और जाके जो है वो ऊपर ही जो है वो, क्योंकि वॉरहेड नहीं है तो इसलिए बहुत ज़मीन से बहुत ऊपर ऊपर ऊपर, तो ऊपर ही जाके वो तो उसने तबाह कर दिया आने वाले मिसाइल को। अच्छा, अब ये है कि ये इसका मतलब है कि इसराइल ईरान पे अटैक करने जा रहा है, क्योंकि ये इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ भेजा गया है। अब सवाल ये है कि इसराइल जो है वो ईरान पे अगर अटैक करेगा तो क्या, अब तक तो सारी बातें हो गई गलत, तो क्या इसराइल जो है वो न्यूक्लियर पे करेगा? क्योंकि इसराइल जो है वो अभी चंद रोज़ पहले ईरान में एक ज़लज़ला आया, उस ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो ज़रा बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी टाइमिंग्स और उसकी जगह, जिस इलाके में वो हुआ चंद रोज़ पहले, तो वहाँ से ये बात फिर इस बात की ना कोई तस्दीक हुई, ना कोई तरदीद हुई, ना कोई, लेकिन एक बात आगे चली कि क्या ईरान ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अच्छा, ना कोई ऑफिशियल बात आई, ना इसके, बस एक होता है ना कि एक बात चली आगे कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। लेकिन मतलब है कि इसमें मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर टेस्ट अगर हो तो उसमें फिर कहीं ना कहीं ऊपर एक क्लाउड आपको नज़र आता है, तो लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं किया है, तो एक बात है जिसके ऊपर हम कोई मतलब है कि खामोशी है, ठीक है। लेकिन ईरान जो है उसके पास ये तो बिल्कुल ये बात तय है कि उनके जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो उस जगह पे हैं कि वो 60 से, जो उन्होंने बात की थी कि 60 से हम इसको 90 तक एनरिचमेंट को कर दें तो ये तेज़ी के साथ हम न्यूक्लियर पे आगे चले जाएंगे। और काफ़ी अरसे से ज़ाहिर है कि ईरान के साथ मामला ख़त्म हो चुके हैं बाहर की दुनिया के मुख्तलिफ हवालों से, तो वहाँ पे तनसीबात पे लोग नहीं गए IAEA के, तो माहिदा तो ईरान कितना एनरिच कर गया है ये अभी नहीं कोई जानता। और हमेशा हमें पता है कि जब भी किसी मुल्क ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है तो सरप्राइज़ दिया है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई और मुल्क हो, तो सरप्राइज़ दिया है उसने। तो ये बात एक सवाल है कि क्या ईरान कितना करीब है न्यूक्लियर वेपन से। अच्छा, और अगर करीब नहीं है और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हिट करना है इसराइल ने, तो इसराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी को हिट नहीं कर सकता। इसराइल के पास वो हथियार नहीं है, वो उनके पास वो सिस्टम्स नहीं हैं। ये जो सिस्टम है, थॉट सिस्टम, ये डिफेंस है, ये अटैक नहीं है। तो अटैक करने के लिए जो है वो उनके पास जो है वो ये सिस्टम्स नहीं है। लेकिन अमेरिका जो है वो यहाँ पे एक ऐसा बंकर बस्टर बना चुका है जो बिल्कुल आपको लगता है कि ईरान स्पेसिफिक ही बंकर बस्टर्स हैं। अगर उनकी डीप डाउन अगर जाके अटैक करना है तो फिर ये सबसे हैवी या सबसे, आप समझ लें कि सबसे मोहलक जो है उनके बॉम्ब्स हैं नॉन न्यूक्लियर, यानी न्यूक्लियर के बाद, न्यूक्लियर से हटके जो सबसे ज़्यादा उनका जो लीथल वेपन्स हैं वो उनके ये हैं जो GBW सीरीज़ के उन्होंने तैयार किए हैं। और उसमें जो है वो जा सकते हैं नीचे डीप डाउन, ठीक है ना, ये जो 60 मीटर्स डाउन, और उसके ये 2010 में ये अपग्रेड हुए थे, उसके बाद एक और मेरे ख्याल से इनका कोई आया ऐसे, लेकिन यही तो ये डीप डाउन बंकर में जाके और ये एक्सप्लोड होते हैं, तो फिर उसके बाद ये अमेरिका के पास है। अब सवाल ये है कि क्या ये अमेरिका इसराइल को देगा, नहीं देगा, क्या अटैक होगा, क्योंकि अमेरिकन असेसमेंट ये है कि जवाब में ईरान अटैक करेगा। अच्छा, ईरान जो है वो अटैक फिर कहाँ करेगा, और अगर ईरान मिलिट्री बेस पे अटैक करेगा, मिलिट्री बेसिस पे इसराइल की, और वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हुए और अमेरिकन ट्रूप्स निशाना बन गए ईरान का, तो अमेरिका का कहना ये है कि हमारे ट्रूप्स अगर
ईरान के हमले के नतीजे में हमारा कोई फौजी गया तो हम उसके नतीजे में फिर ईरान पे डायरेक्ट जो है वो हमारा अमेरिका बमुकाबला ईरान होगा। तो यानी अब ये है कि ना सिर्फ ये कि डिफेंस, एक तो होता है ना खाली आपने ये डिफेंस बैटरीज दे दी इसराइल को, बल्कि अमेरिकन ट्रूप चूँकि उन बेसिस पे मौजूद हैं जिन बेसिस पे ईरान के मिसाइल गिरे थे, तो अब अगर ईरान जवाब देता है और फ़र्ज़ करें, अच्छा अब यहाँ पर ये बात भी इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका ने जो बात की है कि जी अगर मिसाइल गिरा और उसके नतीजे में हमारा कोई शख्स, हमारा कोई फ़ौजी जान से गया तो हम डायरेक्ट फिर ईरान के साथ काइनेटिक वॉर में चले जाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि अमेरिकन को ये भी अंदाज़ा है कि शायद ये जो थर्ड सिस्टम है ये भी काम ना करे। यहाँ ये भी देखना है कि जो तुर्कमेनिस्तान में 2 रोज़ पहले मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन की ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ, मसूद पेज़ेश्कियान के साथ, तो वो जो मुलाकात है उस मुलाकात में वो काफ़ी डिटेल मीटिंग हुई है, काफ़ी बड़ी मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में जो है वो दोनों ने कहा है कि जो बैनुल-अक़वामी इश्यूज़ हैं बहुत सारे, उस पर रशिया और ईरान जो है वो एक साथ खड़ा है। सवाल ये है कि अगर इसराइल को दे दिया है अमेरिका ने थर्ड सिस्टम, तो क्या ईरान को S-400 पहुँचेगा फौरी या नहीं पहुँचेगा, ये एक बड़ा इस वक्त सवाल है। क्योंकि ज़ाहिर है कि ईरान यूक्रेन जंग के दौरान रशिया के बहुत करीब आया है और इस वक्त रशिया जो है वो ज़ाहिर है कि जो यूक्रेन से तवज्जो गई तो यूक्रेन में पहले बात कर चुके हैं, यूक्रेन चूँकि इस वक्त कहीं खबरों में नहीं है तो बड़ी हद तक यूक्रेन जो है वो तेज़ी के साथ वो रशियन ट्रूप्स वहाँ जा रही हैं। लेकिन ये कि ईरान जो है, अब ये इशू ये है कि वहाँ थर्ड सिस्टम आ गया तो क्या S-400 आता है और S-400 और थर्ड का फिर टकराव कैसे होगा, ठीक है। वहाँ से अगर अटैक होगा और उन्होंने कहा कि जवाबी अटैक जो है वो इसराइल करेगा या इसराइल अभी अटैक करने जा रहा है, तो क्या है, क्योंकि ये जो थर्ड सिस्टम है इसको भी 4-5 दिन लगेंगे, अभी नहीं पहुँचा, अभी 4-5 दिन लगेंगे इसको पहुँच के पूरा इंस्टॉल होने में। सवाल ये है कि क्या इस दौरान S-400 आएगा या नहीं आएगा, ये एक सवाल है ईरान के पास। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इसराइल है, इसराइल ने ये किया है कि एक तो वो पूरा जो गैलेंथ ने जाना था और नेतन्याहू ने शराइत आयद कर दी थी कि बच्चू तू कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने कहा बच्चों के चक्कर में वो सारा जो है वो आखिर में जाके वो बाइडेन साहब जो हैं वो, क्योंकि इतना मैसिव इलेक्शन, मैंने कहा ना 19 दिन है इलेक्शन में, पूरी दुनिया इस वक्त जो है एक बहुत बड़े एक आप समझ लें आतिशफिशां पे खड़ी है कि क्या इसराइल पे अमेरिकन असेसमेंट नहीं है, उनका कहना है कि इसराइल हमला करने जा रहा है और जवाबी हमला होगा तो हमने इसराइल को बचाने के लिए सिस्टम लगा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें यह है और इसराइल न्यूक्लियर पे हमला नहीं कर सकता जब तक उनके पास वो बंकर बस्टर्स ना हो जो अमेरिका ने ईरान स्पेसिफिक तैयार किए हुए हैं, ठीक है। मतलब इंडिया या कोई भी मुल्क, पाकिस्तान अगर कोई भी अपना सिस्टम तैयार करता है वेपन्स का, तो वो चाइना तैयार करता है, नॉर्थ कोरिया, तो जाहिर है कि अपने एडवर्सरी को सामने रख के तैयार करता है कि फ्यूचर में इसके साथ कोई मामला हो तो हमारा फड्डा कैसे बढ़ेगा। तो आयरन डोम तो उन्होंने तैयार इसलिए किया था ना कि शॉर्ट रेंज उधर से आएगा मिसाइल, हिजबुल्लाह का इधर वो भी फेल हो गया। लॉन्ग रेंज ईरान से आया तो उसके लिए वो एरो तैयार किए, वो भी डेविस, वो भी फेल हो गए। अब वो सवाल ये कि थर्ड जो है वो अगर इसको ईरान थर्ड सिस्टम फेल हो गया तो एक तो फेलियर है, फिर ये कि उसके नतीजे में ट्रूप्स चले गए, कोई जानों से चला गया तो क्या होगा। तो ये एक बड़े मैसिव क्राइसिस पे तो दुनिया खड़ी है। उसके साथ ही ये हुआ है कि कोई तवज्जो सारी लेबनान पे है। लेबनान में जो है वो इस वक्त जनूबी लेबनान में बहुत बड़ी, बहुत खौफनाक किस्म की जो है वो वहाँ पे जंग हो रही है और प्रॉपर जंग हो रही है लेबनान और इसराइल के दरमियान। और उस जंग के दौरान चूँकि तवज्जो सारी दुनिया की लेबनान की तरफ है, तो वहाँ से हिजबुल्लाह ने फिर रॉकेट्स फायर किए और वो फायर किए और वो बिल्कुल आप समझें कि हैफा के शहर के नज़दीक जो है वो एक जो उनकी मिलिट्री बेस है वहाँ पे जाके गिरे हैं। एक जो है वो बिल्कुल सेंटर नॉर्थ बेस पे गिरे हैं, तो वहाँ पे 4 फौजी आज मारे गए हैं इसराइल के। तो लेबनान और इसराइल की लड़ाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। इसी पूरे किस्से में
जो वहाँ पे जंग बढ़ी हुई है लेबनान के साथ, तो इसी दौरान इसराइल ने कहा है कि भाई ये गज़ा का इशू को एक ही दफ़ा रिज़ॉल्व करो, और गज़ा के ऊपर दोबारा एक चढ़ाई हो गई है, और वो चढ़ाई हुई है नॉर्थ गज़ा पे, नॉर्थ यानी साउथ नहीं, रफ़ा। अब तो गज़ा बिल्कुल एक, और उसका जो फार्मूला आ जाए सामने वो ये है कि शुमाली गज़ा में एक तो फ़ौज गई है और वहाँ पे अभी तक वहाँ से रॉकेट भी फायर हो रहे हैं और मिज़ाइल भी फायर हो रहे हैं, हमास की लीडरशिप लड़ भी रही है। तो फैसला उसमें अल्टीमेटली बदकिस्मती से जो सामने आया है वो ये है कि जो नॉर्दर्न गज़ा को जो है वो मुकम्मल तौर पे वहाँ पानी और ख़ुराक बंद करने का फ़ैसला है कि वहाँ पे पानी मुकम्मल तौर पे पानी और ख़ुराक मुकम्मल बंद कर दी जाए, और वहाँ पे लोग भूख प्यास से मर जाएं, और अगर उन्हें नहीं मरना तो वहाँ से छोड़ के चले जाएं, और जो वहाँ रहेंगे वो फिर हमास के ही होंगे, और उनका पानी और उनकी भूख। तो ये एक आप समझें कि ये दोबारा गज़ा में 1 साल से ज़्यादा हो चुका। 7 अक्टूबर को हुआ था, तो 7 अक्टूबर 2023 से हम 7 अक्टूबर 2024 में आ गए, हम 14 अक्टूबर 2024 तक आ गए। तो ये 1 साल से ज़्यादा मुद्दत तक गज़ा क्लियर नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं जो है ये कोट कर रहा हूँ BBC को, 4th स्लाइड अगर हम देखें कि इजरायली अटैक ऑन नॉर्दर्न गज़ा हिंट्स एज रिटायर्ड जनरल सरेंडर और स्टाफ प्लान फॉर वॉर, यानी या तो सरेंडर करेंगे वहाँ पे या फिर वो भूख से। लेकिन अब वहाँ पे 4 लाख लोग हैं, 4 लाख फ़लस्तीनी हैं वहाँ पे। और इसी दौरान जो कल वहाँ पे एक देरुल बलाग में जो अटैक हुआ है जो मरकज़ी गज़ा में, तो उस मरकज़ी गज़ा में जो अटैक हुआ है, तो उस जो हमला हुआ है, तो उस नतीजे में खेमों में आग लग गई। वो खेमे जो वहाँ पे हैं जिसमें बहुत से ज़ख्मियों को लाया जा रहा था, तो उन खेमों पे आग लग गई, और उसके नतीजे में कोई मतलब बहुत फिगर्स हैं उसमें, कुछ 100 से ज़्यादा बता रहा है, कोई 200 बता रहा है, कोई औरतें बच्चे जो ज़ख्मी थे वो जलते रहे। और चूँकि पानी पहुंचाने का कोई इंतज़ाम नहीं है वहाँ पे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, तो वो बहुत बड़ी तादाद में ज़िंदा जल गए। ज़ख्मियों को लाया जा रहा था, हॉस्पिटल के करीब खेमे लगाए हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ पर जो है वो, तो अब उसमें इशू ये है कि ये जो फ़ौज एंटर हुई है, यानी इसराइल की फ़ौज एंटर हो गई दोबारा, फ़ौज एंटर हो गई दोबारा, अब यानी अटैक्स नहीं हो रहे बल्कि फ़ौज एंटर हो गई दोबारा। तो वो जो फ़ौज एंटर हुई है शुमाली गज़ा में दोबारा से, ज़मीनी फ़ौज, तो अब उसमें बात ही हो रही है कि अब वो 2 स्टेट सोल्यूशन और सीज़ फायर और सारे मामला वो चले गए एक साइड पे। और यहाँ पर देखना ये है कि ये जो इसराइल ने बात की है कि स्टाफ सरेंडर और स्टाफ, तो उसके नतीजे में अब ये बात सामने हो रही है कि क्या इसराइल जो है ऑक्यूपाई करेगा परमानेंट। 2005 में इसराइल ने जो है वो गज़ा छोड़ा था, और फिर 2007 में लेकिन दोबारा उसको एयर, लैंड और सी चारों तरफ से वो उसको ब्लॉकेट कर दिया था। तो सवाल ये है कि अगर क्या इसराइल दोबारा ऑक्यूपाई करने जा रहा है गज़ा को, और गज़ा को बिल्कुल उसी तरह से बनाने जा रहा है जैसे कि मगरबी किनारा है, मगरबी किनारे जो है वेस्ट बैंक है, वहाँ पे हज़ारों जो हैं वो उनकी तादाद में जो यहूदी हैं वो अपने आबादकार सेटलर्स जो भी उनको नाम दें, तो वो वहाँ पे तो जगह नहीं। तो यहाँ पर अगर वो खाली करवा रहा है इस पूरे अरसे में, तो क्या ये वेस्ट बैंक की तरह का एक प्लान है कि वो ऑक्यूपाई करके और बिल्कुल उसी तरह से वेस्ट बैंक की तरह ही कि भाई यहाँ पर आके सेटलर्स आ जाएं और बहुत बड़ी तादाद में, और गज़ा में ज़ाहिर है कि जेनोसाइड हुआ है, कितने लोग ज़िंदा हैं कितना नहीं पता, लेकिन ये कि जो नॉर्थ का इलाका है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि एड बिल्कुल बंद कर दी जाएगी, स्टाफ कर दिया जाएगा, तो क्या इस दौरान वहाँ पे सेटलमेंट्स आ जाएंगी? ये एक सवाल है बहुत बड़ा। अच्छा, तो ये एक सिचुएशन एक बड़ी टर्बुलेंट सूरत हाल है, और इस टर्बुलेंट सूरत हाल में आज ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आज ओमान में उनकी मुलाकात हुई है हुती रहनुमाओं से, यमन के जो हुतीज़ हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है मस्कत में। और ये मस्कत में जो उनकी मुलाकात हुई है काफ़ी देर जारी, काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई है, और जिसके बाद और ये प्रॉपर मीटिंग हुई है। अच्छा, मस्कत ये जहन में रखें कि ओमान जो है वो
वहाँ पर इनडायरेक्ट टॉक्स होती रही हैं, इनडायरेक्ट टॉक्स होती रही हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान भी जो राब्ते हुए हैं वो उसके लिए मस्कत यूज़ हुआ है। और ओमान को अगर आप मैप पे देखें तो ओमान को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसका एक पूरा, अगर आप ये जो कोस्टल लाइन है, ये वाली जो बहरे अमर की कोस्टल लाइन है, इससे आप ये सना और हुदैबा और ये पूरे जो इलाके हैं, ये तो यमन का मैप देखें तो बिल्कुल एक तरफ है ना पूरा इलाका, बाकी तो पूरा डेजर्ट है, वो जो हदरुल मौत जिसको कहा जाता है, पूरा डेजर्ट है। और वहाँ पर पिछले कई सालों से, मतलब मैं ये पहले भी बात कर चुका हूँ कि वहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, एक सबसे मुश्किल तरीन कामों में से एक काम ये है कि यमन के ट्राइब्स का नाम याद किया जाए, यमन के और लीबिया के ट्राइब्स का नाम याद किया जाए तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है। इतने ट्राइब्स हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि एक पूरा डेजर्ट है। अगर आप यमन का ये मैप देखें तो ये पूरा सना, ताइज, ये दमर, ये पूरा इलाका है, हूतीज़ जहाँ पर हैं, ये उदैबा, ये पूरा इलाका। लेकिन उसके बाद जो पूरा यमन है, जो ग्रे है, ये पूरा हदरुल मौत है, ये सहरा है, ठीक है। और हदरुल मौत है और ये पूरा जो सहरा है, इसमें बहुत, ये वो इलाका है जहाँ पर एक ज़माने में कहा जाता है अलकायदा के यहाँ पे लोग हैं अभी भी यहाँ पे। जाहिर है कि यमन में पूरा एक एक इंच इस यमन का इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर अटैक्स वगैरह यहाँ हो रहे हैं। लेकिन वो जो इलाका है उसके साथ फिर अगर नक्शे को देखें तो हदरुल मौत, फिर उसके बाद ओमान है मैप में, ठीक है ना। यानी यमन के उस तरफ परली तरफ जो एक जो रेड कलर का हमें डॉट नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे ये बॉर्डर है जहाँ से ओमान शुरू होता है। तो ओमान ने इस जंग से अपने आप को अलग रखा। शदीद प्रेशर रहा मुख्तलिफ अरब ममालिक का कि भाई आप एक पोजीशन लें, या आप इस मुल्क के साथ जाएं, आप उस मुल्क के साथ जाएं। जब यमन में हो रहा था मामला, ओमान ने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखा और उसकी फिर अल्टीमेट नतीजा ये हुआ कि हूतीज़ के साथ अरब ममालिक के जब मामला तय हुए मुख्तलिफ खलीजी मामले, तो वो उसमें ओमान का इम्पोर्टेंट रोल था। इसी तरह से ओमान चूँकि ईरान के साथ भी एक तरह से बैकडोर डिप्लोमेसी है, उसके लिए भी ईरान और अमेरिका के दरमियान, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है वो टोटल। अब कोई कहीं ना कहीं से होगा किसी न किसी मुल्क के थ्रू, लेकिन वो जो ओमान में था ना, वो ओमान में नहीं हो रहा इस वक्त, क्योंकि ओमान के अंदर हूतीज़ हैं और हूतीज़ की तरफ से ये बात हुई है कि जी या तो यहाँ पर वो टॉक्स होंगी उनके साथ या नहीं होंगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये मामला कहाँ जा रहा है, और ये मामला जो है, ये अगर अमेरिकन असेसमेंट ये है कि ईरान जवाबी हमला करेगा इसराइल के हमले के बाद, यानी इसराइल ने हमला करना है जी। तो जब जवाबी हमला करेगा तो इसराइल को बचाने के लिए, इसराइल की बेसिस को बचाने के लिए हमारे फौजी और हमारा ये सिस्टम वहाँ पे मौजूद होगा। सवाल ये है कि इसराइल कहाँ अटैक करने जा रहा है, यानी वो तय है। अमेरिकन असेसमेंट ये है कि जवाबी हमला, तो जवाब से पहले एक हमला होगा ना। तो जो हमला है वो सवाल ये है कि वो हमला कब होने जा रहा है। क्या वो अगले हफ्ते 5 दिन 6 दिन ईरान पे इसराइल हमला करने जा रहा है? क्योंकि जो मिसाइल सिस्टम आ रहा है, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो इस ईरान के हमले से, उस हमले से बचाने के लिए आ रहा है इसराइल को, जो इसराइल पहले अटैक करेगा, जो ईरान जवाब देगा उसके बाद, उससे बचाने के लिए सिस्टम आ रहा है। तो एक्चुअली इसराइल एक अटैक करने जा रहा है, यानी ये इसका जो नुकता है, इसराइल अटैक करने जा रहा है ईरान पे। सवाल ये आपके हमारे पड़ोस में, सवाल ये है कि कहाँ पर अटैक करेगा और ईरान का जवाब क्या होगा, और ईरान के उस जवाब में फिर खित्ता, क्योंकि ईरान की तरफ से ये बात हुई थी कि अगर हमारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो फिर किसी को ऑयल भी नहीं जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि किसी भी खलीजी अरब मुल्क का ऑयल भी नहीं जाएगा। हम जवाब में वहाँ पे इंस्टॉलेशंस पे, जहाँ पे जो अमेरिका के एलाइज हैं, उनको, उन मुल्कों के ऑयल को हम हिट करेंगे। तो अब एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें ये चीज़ बिल्कुल कि जी क्या इराक इजाज़त देता है अपनी एयर स्पेस की, नहीं देता, वो फलाना मुल्क देता है नहीं देता, पूछ कोई नहीं रहा। अब ना कोई पूछने जा रहा है ना कोई। सवाल ये है कि इस बड़ी जंग में, इस बड़ी जंग के दौरान जो कि खड़ी है तकरीबन सर पे, मैंने कहा ना ये थॉट सिस्टम आने का मतलब ये है कि डिफेंड करना इसराइल को उस हमले से जो कि इसराइल के हमले के जवाब में होगा। अच्छा, अब सवाल, और वो जाहिर है कि उसमें हिजबुल्लाह, हूती से मुलाकात हो रही है, रशिया कहाँ पे है, चाइना, ये दरमियान में हो रही है SCO। अब इस SCO की
इम्पोर्टेंस इसका लामिया, इंडिया भी इसमें, जयशंकर उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये टाइमिंग्स हैं। और 19 दिन बाद अमेरिका का इलेक्शन है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच गई, क्या दीगर जमातों पर भी ये इत्तेफाक राय होने जा रहा है? मैं जी इसके ऊपर मुझे तो नहीं पता कि क्या इससे क्या हासिल क्या होगा, मतलब इस अदालत से हासिल क्या होगा। बहरहाल देखें, आईनी तरमीम आती हैं तो क्या इससे क्या मतलब, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी, एक इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट होगी, इस्लामाबाद में एक आईनी अदालत होगी, क्या होगा? इसकी अपील उधर जाएगी, उधर मैं इसको बिल्कुल इसका इस वक्त जो हालात हैं पूरी दुनिया के, और हम बहुत से मामलात में अब जो है ना वो मतलब हमारे जो सोशल अनरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है मुल्क में। आज लाहौर में स्टूडेंट्स के साथ मामला, कल कराची में हुआ इससे पहले, और एक ये अभी IMF से पैसे मिल गए लेकिन उनकी शराइत पे कोई बात नहीं कर रहा कि कैसे कोई मिनी बजट आएगा, क्या हालात होंगे, कैसे। एक बड़ा टर्मोइल है मुल्क में, और सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, रीजन, ईरान, ये पूरा मिडल ईस्ट। और ये मैं आपको बताऊं कि उस वक्त ये बिल्कुल एक, आपको लगता है जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो ये बिल्कुल, मतलब बच्चे क्या, वो अजीब, ये इश्यूज़ हैं ही नहीं इस वक्त के। आप इस वक्त कहें कि जी वो ये मतलब एक अजीब सी सूरत हाल में हम जो है खड़े हैं। नेट बंद होता है, इंटरनेट बंद हो जाता है, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब देखिए ना, अब ये खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न्स थे, तो मेरा ख्याल था कि शायद आज या कल में मुलाकात हो जाए तो मामला ज़रा पुरसकून से हो जाए, लेकिन ये है कि इंटरनेट बंद हो जाए, ये बड़ी अजीब बात है। यानी आप ये देखें कि यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असम्बली का सेशन होता है तो दुनिया भर से वहाँ पे कितने वहाँ पे सदूर और कितने वहाँ पे पूरी दुनिया पहुँची होती है, लेकिन आप देखें कि न्यूयॉर्क बंद होता है, कि न्यूयॉर्क का इंटरनेट बंद हो जाता है। इवन 9/11 के बाद भी वहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी हुई थी, लेकिन क्या न्यूयॉर्क बंद हो गया था? मतलब यहाँ पर कुछ अजीब सा जो है ना, बहुत कुछ ज़्यादा होता है ना, हाइपर नेशनलिज्म जो है ना, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से कौन है क्या है वो हर एक को पता है, मगर वो बिल्कुल उधर बस बिल्कुल वो भाई सुकून थोड़ी सी वो रखें सिलसिला। और पॉलिटिकल टेम्परेचर को इतना ज़्यादा ले गए हुए हैं बदकिस्मती से कि उसके बाद जो है वो ये फोकस हमारा ये है कि ये खैरियत से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और अलामिया और ख़त्ते में जो वाक़यात हो रहे हैं, और ये हम अपने अंदर जो मैन मेड क्राइसिस है उसको जल्दी ख़त्म करें। बनानी है तो बना लें अदालतें, तो उससे अगर लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। तो आइनी मसाइल लोगों को पता ही नहीं कि आइन क्या है, मतलब आइन से क्या मतलब, बस कुछ है आइन तो ठीक है। अच्छा जी, तो इश्यूज सिक्योरिटी, फॉरेन रिलेशंस, रीजनल इश्यूज, और उसमें बिल्कुल आप एज पे खड़े हैं इस वक्त के 19 दिन के बाद, और पड़ोस में आपके किसी वक्त भी एक अटैक होने जा रहा है, जिसके जवाबी अटैक के लिए अमेरिकन आ गए रोकने के लिए। अगर आप आज के दिन चाइना का मीडिया देखें, सारा मीडिया, तो वो एक बात पे फोकस है। चाइना की जो पीपल्स जो PLA है उनकी, उन्होंने मैसिव, यानी हालिया दिनों में सबसे बड़ी अपनी जो उनका मीडिया है उसमें जिस तरह मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उन्होंने ताइवान को घेरा है, और ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, चारों तरफ से उन्होंने जो उनकी एक्सरसाइजेज हुई हैं, जॉइंट सॉर्ट 2024 B ड्रिल्स, और उन्होंने कंप्लीट चारों तरफ से ताइवान को ब्लॉक किए इस वक्त। अच्छा, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जिस तरह से उनकी मीडिया में ये डिस्कस हो रहा है ताइवान का, इस तरह से पहले भी एक्सरसाइजेज हुई हैं उनकी, इस तरह से नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे मैं ग्लोबल टाइम्स को देख रहा था अभी, 24वीं स्लाइड में देखूँ तो PLA कंडक्ट जॉइंट ड्रिल सराउंडिंग ताइवान आइलैंड टू सेंड स्टर्न वार्निंग टू ताइवान इंडिपेंडेंट सेपरेटिस्ट। ठीक है, अच्छा, यानी खुद उन्होंने कहा है कि सराउंडिंग ताइवान। फिर उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ही आगे लिख रहा है कि लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर पार्टिसिपेट्स इन PLA जॉइंट ड्रिल सराउंडिंग ताइवान, मतलब ये वर्ड्स पे है, सराउंडिंग ताइवान, ताइवान को उन्होंने घेरा, क्योंकि वहाँ पे दोबारा ताइवान ने कोई बात की है कि जी उनके कोई नए लीडर आए हैं, तो उन्होंने फरमाया कि जी हम तो इंडिपेंडेंस, मतलब है कि चाइना
से अलग होके और हम दोबारा, तो चाइना ने स्टर्न वार्निंग दी है। फिर उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ही तीसरी खबर बैक टू बैक ताइवान है, वो कह रहे हैं कि जी CGT कंडक्ट्स लॉ एनफोर्समेंट पेट्रोल अराउंड ताइवान। 26वीं स्लाइड, एक्सपर्ट से ड्रिल्स एम टू प्रिवेंट सेपरेटिस्ट फ्रॉम फ्लीइंग, ताकि भाग ना सकें वहाँ से, जो मतलब घेरा है, तो जो लोग वहाँ पे अलहदगी पसंद हैं वो फरार ना हो सकें, तो इसलिए ये ड्रिल्स वहाँ पे जारी हैं। CGTN कह रहे हैं PLA कंडक्ट्स जॉइंट स्वॉट 2024 बी ड्रिल्स सराउंडिंग ताइवान आइलैंड। तो मुझे ये बताएं कि अगर इस पूरे टर्मोइल में ताइवान में जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो चाइना में है, अब इस पूरी सूरत हाल में ये SCO समिट पे आ जाए ना कि इसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, बहुत सिग्निफिकेंस है इसकी पाकिस्तान में। और मतलब है कि क्योंकि इसके बाद मेरा ख्याल है कि और कोई समिट दरमियान में ऐसी है नहीं जो इस टर्मोइल जो कि मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में या पूरे उस खत्ते में, जिसमें वेस्ट एशिया में इसलिए नहीं कहूँगा कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो नॉर्थ अफ्रीका पे पड़ता है, और नॉर्थ अफ्रीका का सेंट्रल अफ्रीका पे पड़ता है, और फिर वो चेंज पर चल पड़ती है। लेकिन ये है कि इसमें जो है वो ये एक गैर मामूली हालात हैं, मामूली हालात ये नहीं है। मामूली हालात होता है कि शायद सीज़ फायर एग्रीमेंट हो जाए, शायद कोई मामला हो जाए। दरमियान में जो UN पीस कीपर्स हैं, वो पीस कीपर्स जो दरमियान में 1978 में आए थे, यानी यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्स लेबनान और इसराइल के दरमियान जो बॉर्डर्स पे आके बैठे थे, उनकी 10,000 है, उनकी तादाद 10,000 फ़ौज है। तो तकरीबन कोई 40-50 मुल्क, काफ़ी मुल्क हैं उसमें, इंडोनेशिया भी है, इंडिया भी, ये सारे मुल्क हैं। तो वो जो हैं उनके दरमियान जो है वो इसराइल ने उन पर अटैक शुरू कर दिया। ये पीस कीपर्स हैं, मतलब ये कॉम्बैट मिशंस में ये फ़ौज नहीं जाती, होते ये फ़ौजी हैं। पाकिस्तान की बहुत, पाकिस्तान दुनिया में जो पीस कीपर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की फ़ौज के लोग जाते हैं। और वो जो हमेशा मैं कहता हूँ कि ब्लैक हॉक डाउन वो जो था, तो उसमें ये था कि पाकिस्तानी जो फ़ौजी थे उन्होंने ही जो है वो वहाँ पे सोमालिया के अंदर जो वाक़या पेश हुआ था। तो बात यह है कि अब वो जद में आ गए हैं दरमियान में। वो 1978 में वहाँ पे आए थे, 2 रेजोल्यूशंस वहाँ पे पास हुई थी यूनाइटेड नेशंस में, उसमें होता ये फ़ौज वहाँ पे आ गई थी। उनकी जो पोस्ट हैं वो बिल्कुल ऐसे है कि वो दरमियान में है। वो पूरा जो ब्लू लाइन है, जिसको ब्लू लाइन कहें या जो भी, वो जो लेबनान और इसराइल के दरमियान है, यहाँ वो 1978 से मौजूद हैं। तो वो कम्बैट में नहीं आते, यानी उनका काम है पीस के दरमियान में। वो जद में आ गए। इसराइल जो है वो यूनाइटेड नेशंस को एक कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस मिल गया है फ़लस्तीनियों के साथ, तो यूनाइटेड नेशंस को चाहे वो इमदादी टीम्स हों, चाहे जो भी हो, वो उनको नहीं मानता। अब ये सारे मुल्क हैं बेशुमार, और ये एक ब्लू लाइन है, डिफेक्टो बॉर्डर है ये दोनों का। और ये 1978 में 1978 में ये फ़ौजियाँ आ गई थी। अब ये यहाँ फ़ौज मौजूद है, पूरे ये स्टार्ट होते हैं, और ये तकरीबन आप समझें कि कोई 1060 किलोमीटर तक या कोई 400 प्लस माइल्स, मुरब्बा माइल्स तक ये जो है ये यहाँ पे ट्रूप्स मौजूद हैं। तो ये हिट हो रही हैं दोनों तरफ से गोलाबारी, फ़ौजें, फायर। ये पीस कीपर्स दरमियान में, ये जो हैं ये पीस कीपर्स दरमियान में आ गए हैं, और ये कंडेम भी कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। इस पूरे टर्मोइल में जाहिर है कि पूरी दुनिया अलर्ट है, और दुनिया की प्रायोरिटी दूसरी हैं। दुनिया की प्रायोरिटीज़ इस वक्त सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट मुल्क में ना पैदा हो, हंगामी सूरत हाल, कोई एक्सीडेंटल नहीं, ये तो बिल्कुल एक्सलेट हो गया ना, बाकायदा एक अरब मुल्क शामिल हो गया, प्रॉपर अरब मुल्क। फिर उसके बाद इराक़ भी है, फिर उसके बाद यमन भी है, फिर उसके बाद जो है वो सऊदी अरबिया, UAE, कतर, इनका कलीदी किरदार है। आज एक मुलाकात हुई है दोबारा जो शिनबित के सरबराह की, अब उसके ऊपर कोई कमेंट्स अभी तक नहीं आए ऑफिशियल, लेकिन एक मीटिंग हुई है। शिनबित के सरबराह दोबारा 22 अगस्त के बाद दोबारा कायरा गए हैं, और उन्होंने इजिप्ट में बात की है, मुलाकात की है वहाँ पे उनके जो बास कामिल से, और वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर, ये वो, क्योंकि इस वक्त ये पूरा जो मामला है इसमें इजिप्ट कहाँ पे, क्योंकि इजिप्ट ये पूरा ब्रोकर इजिप्ट कर रहा था पूरा, यानी इजिप्ट बीच में दरमियान में इन मुल्कों ने बड़ी कोशिश की है, सऊदी अरेबिया ने, UAE ने, जॉर्डन, सारे मुल्कों ने, कि ये कहीं पीस का कोई रास्ता निकला है। लेकिन ये जंग जो है एक्सकेलेट हो गई है बहुत ज़्यादा। अब ये है कि प्रोपोर्शनल रिस्पांस
वो प्रोपोर्शनल का उसका प्रोपोर्शनल उसका प्रोपोर्शन उसका प्रोपोर्शन, मतलब वो उसके बराबर, उससे हम ज़्यादा करेंगे, उससे ज़्यादा। तो ये अब एक सिलसिला शुरू हो गया है जिसके लिए अमेरिका ने पहले प्रीएम्प्ट कर लिया। इसका मतलब है अमेरिका ने इसराइल से कह दिया कि तुम अटैक करो, जब जवाबी अटैक होगा तो हम होंगे। सवाल ये है कि अगर इसमें आ गया कोई अमेरिकन सोल्जर तो फिर क्या होगा, वो उसकी जान से फिर क्या होगा, अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा कॉन्फ्लिक्ट में, ये एक सवाल। फिर उसके बाद दूसरा, मैं चलते चलते बात करूँ, एक बड़ा अचानक एक मामला कहीं चल रहा है पस मंज़र में, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे वो क्या शेप लेगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक मुस्तकिल चल रहा है मामला, और वो इंडिया और कनाडा का या फाइव आइज का चल रहा है। उसमें अल्टीमेटली क्या होगा आगे जाके वो अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसमें होगा। देखिए अभी उन्होंने जो कनाडा में इंडिया के हाई कमिश्नर हैं उनको वहाँ पर जो निजर मर्डर प्लॉट था उसमें उनका नाम डाल दिया। ये इंडियन एक्सप्रेस कोट कर रहा हूँ, तो इंडिया ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं दोनों मुल्कों की वो चली गई नीचे। और यहाँ पे 21st स्लाइड अगर हम दिखा सकें, इंडिया विड्रॉज हाई कमिश्नर टू कनाडा। अच्छा, और इसी तरह से जो अब देखें इंडिया टुडे को देखें तो इंडिया रिकॉल्स 22nd डाउनग्रेड्स डिप्लोमेटिक टाइज। ये जो है ये मसला नहीं ख़त्म हो रहा। ये कनाडा का इशू नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कनाडा का इशू नहीं है। ये इशू जो है ये फाइव आइज का है, क्योंकि इसी इशू को कहीं अमेरिका लेकर आया था पहले, इसी इशू को बाकी मुल्क भी ला चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया भी। ये अभी आप कहते हैं ना कि एक डेवलपिंग स्टोरी है कि अमेरिका और इंडिया और ये दरमियान में क्या है सारा सिलसिला, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। ये वो G20 में उन्होंने बात की थी, ये प्लॉट वहाँ पे कोर्ट में था, ये अचानक ठंडा होता है निकल के आ जाता है, ये डाई डाउन नहीं हो रहा जी। तो ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगा ये भी क्लैरिटी नहीं है इस पूरे टर्मोइल में। अब देखिए ना, अचानक उन्होंने कनाडा ने कहा कि ये इंडिया के हाई कमिश्नर भी इन्वॉल्व थे इसमें, इस प्लॉट, तो वो हाई कमिश्नर डिप्लोमेटिक टाइप। तो मतलब है कि ये मतलब इस वक्त बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से संजीदगी की ज़रूरत है और संजीदा फैसलों की ज़रूरत है, और हम भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि सोशल अनरेस्ट को और जो संजीदा मामला हैं उन पर तवज्जो दें तो बेहतर। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। मुझे स्मेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने